नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिशत से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हें आसानी से हल करना सीखेंगे। तो प्रतिशत की ये तीसरी क्लास है और इसमें मैंने बहुत से बेसिक क्वेश्चंस को कैसे आप एक सिंपल बेसिक मेथड से हल कर सकते हैं। जब आप ऐसे सवालों से अपना इस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे तो कितने से भी कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना भी टफ क्वेश्चन दिखने वाला हो और आप इस मेथड से उसे बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। दूसरी मेरी सबसे बड़ी कोशिश है कि परसेंटेज में लगभग 20 से 25 से 30 तरह के सवाल मैंने किताबों में देखे हैं। वो बताते हैं ये ट्रिक इसके लिए, ये ट्रिक इसके लिए। इस तरह से आप बहुत सारी ट्रिक रटना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों ना आपको एक ऐसा बेसिक एक तरीका मिल जाए जिससे आप बहुत सारे तरीके के सवाल लगा पाएँ, तो वो आपके लिए याद रखना या उस पर अभ्यास करना बहुत आसान रहेगा। तो मेरी कोशिश वही है जो आपको सबसे इजी तरीके से हर चीज़ें समझ पाएँ और एग्ज़ाम में आसानी से उन्हें हल कर पाएँ और सफलता प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लिखा है बाजरे का मूल गेहूँ के मूल का 1/3 है। गेहूँ का मूल जौ के मूल का 5/4 है। जौ का मूल बाजरे के मूल का कितना प्रतिशत होगा। अब जैसा कि आपने देखा जौ के मूल का 5/4, 5/4 का मतलब क्या हुआ कि 1 से ज़्यादा आया। इसका मतलब जौ के मूल से गेहूं का मूल ज़्यादा होगा। अब आपको क्या करना है, जो बेसिक मेथड है जिसे मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन खींच लेना है। इस तरह से जितनी चीज़ें दे रखी हों उतनी स्टैंडिंग लाइन आप खींच सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दे रखा है बाजरा, तो यहाँ लिख लेंगे बाजरा और उसके बाद यहाँ पर गेहूं है और गेहूं के बाद यहाँ पर आपका जौ है। अब सवाल को पढ़ते जाना और स्टेप बाय स्टेप उसको करते जाना है। यहाँ आपको सबसे पिछले स्टेप से जाना। जब इस तरह का रिलेशन दिया होता है तो सबसे पिछले स्टेप से ही हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको दे रखा है कि जौ के मूल का 5/4, इसका मतलब जौ का मूल जो है वो कम वाला है और गेहूँ का मूल ज़्यादा वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 यहाँ पर हो जाएगा और 5 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। अगली कंडीशन दे रखी, बाजरे का मूल गेहूं के मूल का 1/3 है। तो गेहूं का मूल तो आपने मान रखा है कि 5 है, तो इसका 1/3, इसका मतलब ये हो जाएगा 5/3। अब ये आप अगर जानना चाहते हैं ये कैसे हो गया, तो आप इसका देख लेंगे कि किसी एक का मूल, जैसे कि जौ का मूल 4 है तो आपने 4 माना है, तो क्या कह रहा है, जौ के मूल का 5/4 जो है गेहूं का मूल है, तो इसका 5/4 कर दो। 5/4 जब करेंगे तो इससे कट जाएगा तो 5 आ रहा है। तो इस तरह से इन दोनों का मूल आपने देखा कि जस्टिफाई हो रहा है दोनों। इसी तरह जब गेहूं का मूल आपने 5 ले लिया है तो गेहूं के मूल का 1/3 बाजरा आ गया, तो 5/3 हो गया। अब बात आती है जो ये बटे में है इसको कैसे हटाएं। तो इसमें क्या करना है, आपको पूरी समीकरण में 3 का गुणा कर देना है। जब 3 से गुणा करेंगे तो इसका 3 तो कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। अभी भी वही चीज़ लिखी है जो सवाल में कह रहा है। ठीक है। अब सवाल आपसे पूछ रहा है लास्ट में यहाँ पर कि बाजरे के मूल का कितना प्रतिशत है, किसका, जौ का। तो कह रहा है जौ का मूल बाजरे के मूल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ कह रहा है बाजरे के मूल इसका कितना प्रतिशत ये है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मान लेना कि इसका मान लेते x प्रतिशत है, तो प्रतिशत की वजह से इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो ये परसेंटेज में बन गया। बराबर कितना है, 12 के। अब इसे आप काट दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, ये 100 उधर चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, x बराबर यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। तो 2.0 आया। जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240.0। और चूंकि आपने 100 से भाग दे करके उसको प्रतिशत में बना रखा है तो इसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका जो आंसर है x बराबर 240% आ जाएगा। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। तो आप इस तरह के जो 3 स्टैंडिंग लाइन या 4 स्टैंडिंग लाइन, इस मेथड से जब आप कोई चीज़ लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो होता है वो टुकड़ों में बढ़ जाता है और आप आसानी से उसको समझ पाते हैं। और जब किसी फार्मूले पर बेस होते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। अगर फार्मूला सही आप लगा पाए, कैलकुलेशन सही कर ली तो सही है, एक बार गलत हो गया तो उसे रीचेक करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे सवाल नंबर 2, इसमें लिखा है क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ में संबंध क्या है। बस ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप इसको बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो जैसे कि आपको ये क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगी और यह हानि होगी। कब होगी, जब आप इसको विक्रय करेंगे।
तो संबंध ये होता है कि जैसे कोई चीज़ आपने खरीदी है और उसे जब आप बेचते हैं तो इस पे क्या होगा, या तो लाभ होगा या हानि होगी और या कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको 3 कंडीशन बनती हैं, या तो लाभ होगा या हानि होगी और या कुछ भी नहीं होगा। तो जब लाभ होगा तो क्या होगा, क्रय मूल्य में वो जुड़ जाएगा, और जब हानि होगी तो क्रय मूल्य से वो घट जाएगा, और जब कुछ भी नहीं होगा तो सेम रेट पे जाएगा, तो उसमें कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं होगा। तो इन तीनों में बस यही एक रिलेशन है। अब इसी पे बेस सारे सवाल हैं इसमें, तो कैसे इनको हल करेंगे वो देखते हैं। सवाल में कह रहा है क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ। तो देखिए आपको क्या मानना है, 100 रुपये क्रय मूल्य हुआ, कह रहा 20% का लाभ हुआ, तो इसका 100 का 20% मतलब 20 रुपये, तो 20 रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120 हो गया। अब ये कह रहा है कि 120 अगर विक्रय मूल्य है तो इसका कितना प्रतिशत है, ये जो लाभ हुआ है ये इसका कितना प्रतिशत है। सवाल यही कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। तो हम मान लेते हैं इसका ये x% है। तो आपको क्या करना है, 120/100 हो जाएगा, चूँकि प्रतिशत में बदलना है, बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। जब इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, x बराबर कितना आ जाएगा 100/6। तो इसको जब आप कट करेंगे तो 50/3 आ जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब ये 16 सही 2/3 क्या आया, ये आया है कि 120 रुपये का जो विक्रय मूल्य है इसका 16 सही 2/3% जो है क्रय मूल्य के 20% के बराबर है। सवाल भी यही कह रहा है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। दोनों को बराबर पूछ रहा है, इसीलिए आपने क्या किया कि ये लाभ जो है इसको बराबर में कर लिया। तो इतने पैसे पर कितना प्रतिशत बनेगा वो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो बहुत ही आसान सवाल है, फार्मूले में जाएंगे हो सकता है आपको दिक्कत हो समझने में, या आपने रट रखा हो तो अलग बात है, बट इस तरीके से आप जाएंगे तो यहाँ आपको कुछ रटना नहीं है, जस्ट आपको समझना है कि सवाल क्या कहना चाहता है। तो अगला सवाल देखते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ दे रखा है विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। आपको सेम वैसे ही लिख लेना है इसमें, क्रय मूल्य, यहाँ पर लाभ और यहाँ पर विक्रय मूल्य। सवाल में चाहे क्रय मूल्य पे पूछे चाहे विक्रय मूल्य पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अब आपको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। तो अब यहाँ मान लेते हैं जैसे विक्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि 25% का लाभ है, तो लाभ कितना हो गया 25 रुपये। तो अब आपको ये 100 रुपये मालूम है कि ये 100 रुपये है और 25 रुपये इसमें लाभ है। जैसा कि मैंने बताया था, बेचने पर जब कोई चीज़ लाभ होती है तो वो क्या होती है, मूलधन से घटा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 रुपये होगा। आपको चीज़ पता चल गई, जो चीज़ मालूम करनी थी। सवाल में अब आगे क्या कह रहा है, तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। अब बात वही फिर इसी पे आ गई कि ये जो लाभ है वो क्रय मूल्य का जो ये वैल्यू दे रखा है इसका कितना प्रतिशत है। तो हम इसको फिर से मान लेंगे कि इसका ये x% है, चूँकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो इधर हो जाएगा 25, 25 तिया 75। तो इस तरह से x बराबर कितना आ जाएगा 100/3। तो इसका हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आप 75 का 33 से 1/3 निकालेंगे तो 25 ही आएगा, और 100 का 25% तो ये आपको ऑलरेडी सवाल में ही बता रखा है। तो इस तरह से आप सवालों को लगा सकते हैं, चाहे क्रय मूल्य पे पूछे चाहे विक्रय मूल्य पर पूछे, आपको इस तरह से वैल्यू रख के आसानी से समझ के लगाना है। तो अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि इसमें कह रहा है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है। फिर आपको वही लिख लेना है, यहाँ पर क्रय मूल्य और यहाँ पर हानि लिख लेना है, चूँकि अब की हानि की बात हो रही, और यहाँ विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की बात चल रही है, यहाँ पे विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत दे रखा है, इसलिए हम विक्रय मूल्य को क्या करेंगे 100 मान लेंगे। हानि कितना % हुआ 20 की, तो 20 की हानि हुई। अब आपको जैसे पता है कि आपने कोई चीज़ बेची और आपको घाटा हो गया, इसका मतलब कि क्रय मूल्य आपका ज़्यादा था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, इन दोनों को
जोड़ देना होता है। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब आपको यहाँ से क्या पता चल गया कि आपके पास 120 रुपये की कोई चीज़ थी जो आपने 100 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 रुपये का आपको नुकसान हुआ। अब विक्रय मूल्य पर जब आप देखेंगे तो 20% है, मगर क्रय मूल्य पर कितना नुकसान हुआ ये आपको कैलकुलेट करना है। चूँकि नुकसान जो हुआ वो बराबर है, तो इसको क्या करना है, हमें इसके बराबर करना है। तो सेम जैसे पिछले सवालों में किया, इसमें भी वैसे ही करना है कि 120 का हम मान लेते हैं ये x प्रतिशत जो हानि हुई है इस पे x प्रतिशत हुई है, तो बराबर का 20 हो जाएगा। इसको जब इससे काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 तियाँ 6 और ये हो जाएगा 50। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आया, x बराबर 50/3, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो आप 120 का 16 सही 2/3 निकालेंगे तो 20 ही निकलेगा, और 100 का 20% आपको सवाल में दे रखा है, दोनों को बराबर ही पूछ रहा है, तो आपने बराबर यहाँ पर निकाल दिया। तो इस तरह से सवाल लगाएंगे तो बहुत आसानी रहेगी। और अगला सवाल देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है क्रय मूल्य पर 25% की हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर होगा। अब यहाँ पर सिंपल सा कर दिया, विक्रय मूल्य से करता है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लगता हो, चूँकि क्रय मूल्य से आपको प्रैक्टिस है तो उस पर आसानी रहती है, मगर विक्रय मूल्य में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे वैसे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ क्रय मूल्य पर दे रखा है तो क्रय मूल्य हम क्या करेंगे 100 मान लेंगे, और 25 हानि हुई है, इसका मतलब क्या है कि उसने 75 की चीज़ बेची है। ठीक है, अब जब उसने 75 की बेची है तो फिर क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर हानि कितने प्रतिशत की होगी। तो ये विक्रय मूल्य दे रहा है तो इसका कितना प्रतिशत 25 के बराबर होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 75 का x प्रतिशत होगा, तो x/100 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। तो क्या करेंगे 25 तियाँ 75, तो x बराबर फिर आपका क्या हो जाएगा 100/3, और या इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो इस तरह से इस सवाल का भी आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल लगाएंगे तो सच में आपको लगेगा कि कितने आसान सवाल हैं और किसी तरह का कोई फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए बी के भार का 120% है, सी डी के भार का 80% है, डी का भार बी का 2 गुना है, सी का भार ए के भार का कितना गुना है। ऐसे किसी भी सवाल में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिंपल सा उनका डाटा लिख लेना है, जैसे कि ए बी सी और डी। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि स्टैंडिंग लाइन इस तरह से आपको खींच लेना है, जिसका जिसके साथ रिलेशन है उसके साथ उसका रिलेशन आपको दर्शाना है। और ऐसे सवालों को हमेशा पीछे से शुरू करते हैं, जो सबसे लास्ट कंडीशन दी होगी वहाँ से। यहाँ पर लास्ट कंडीशन ये दे रखी है, और इसके बाद तो उसने क्वेश्चन ही पूछा है। क्या दे रखा है, डी का भार बी का 2 गुना है। चूँकि प्रतिशत का सवाल है, आपको 100 में चलना है, तो डी का भार बी का 2 गुना है, मतलब बी के भार का 2 गुना है। डी का भार बी का 2 गुना है, यहाँ पर डी का भार बी के भार है यहाँ पर का 2 गुना है, सवाल ये कह रहा है। तो b के भार का 2 गुना है, इसका मतलब यदि b हम 100 मान लेते हैं तो d कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगली कंडीशन पे जाते हैं, तो उसमें कह रहा है c d के भार का 80% है। अब जो c है d के भार का 80% है, d का भार कितना है 200, 100 पे 80 है तो 200 पे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब अगला फिर क्या कह रहा है, आपने इस कंडीशन को भी यहाँ पर कर लिया। अगला कह रहा है बी के भार का 120% है, किसका भार ए का भार। अब ए का भार इसका 120% है, ठीक है। 120% क्या हुआ 100% में तो 100 हो जाएगा, 120 में मतलब 120 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया 120। अब देखिए आपने क्या कर लिया, सबकी वैल्यू पता कर ली आसानी से। अगला क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है सी का भार ए के भार का कितना गुना है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको बताने के लिए सवाल कह रहा है। तो सी का भार ए के भार का कितना गुना है। अब आप यहाँ पर क्या मान लेंगे कि ए का भार का मान लेते हैं x गुना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे इसमें x का गुणा कर देंगे, और जो x की वैल्यू आएगी उतना गुना ये हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 160, 0 से 0 काट देंगे, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप कितना आसानी से इसको भी लगा पाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें यहाँ जैसे दे रखा है ए बी सी के वेतन का अनुपात 1:2:3 है, बी और सी की कुल आय 6,000 रुपये है, तो सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। ऐसे सवालों में आपको हमेशा याद रखना, जब कोई वैल्यू अनुपात में दे रखी होती तो उसका जो मासा या कोई कॉमन बड़ी वैल्यू यहाँ से हटी होती है, उस कॉमन वैल्यू का
हमें निकालना रहता है। अब उस कॉमन वैल्यू को हम x मान लेते हैं, इसीलिए जब भी अनुपात में कोई चीज़ दी होती है तो हम हर एक में x से मल्टीपल कर लेते हैं, क्योंकि वो हर वैल्यू से हटाई गई होती है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे आपको जैसे सवाल में दे रखा है 1:2:3 दे रखा है, यहाँ पर a है और ये b है और ये c है। फिर आगे सवाल में आपको क्या कह रहा है, b और c की कुल मतलब b और c को जोड़ दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया है। तो जब आप जोड़ेंगे तो इनको कैसे जोड़ेंगे, इसको 2x कर लेंगे और इसको 3x कर लेंगे, जो इसकी कॉमन वैल्यू है वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगी। अब तो ये टोटल कितना हो गया 5x, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये 6,000 रुपये के। तो जब 6,000 के इसको बराबर करेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इस तरह से आपको x की वैल्यू आपको कितना पता चल गई, 1200। अब इसी को जब एक्सटेंड करके लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1200, यहाँ पर 2400 और यहाँ पर 3600। ये इनकी रियल वैल्यू है। जब परसेंटेज अनुपात से आप इसको हटा करके जब कैलकुलेट किए तो इनकी ये रियल वैल्यू है। अब सवाल क्या कह रहा है, तो सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब चूंकि ये आपका मूलधन हो गया, ये आपको क्या हो गया, फाइनल जो आपको प्रॉफिट होकर के पूरा अकाउंट मिला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको लाभ कितना हुआ, 1200 तो आपके पास था ही, 3600 टोटल हो गया। तो अभी आपको लाभ कितना हुआ, लाभ हो गया आपको 2400 का हुआ। अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 1200, इससे इसको काट देंगे तो 12 दूनी 24, तो ये कितना हो गया 200%। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाए। आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि 1200 का 100 गुना कितना होता है 1200, फिर 100 गुना कितना होता है 1200, तो 200 गुना कितना हो जाएगा, मतलब 2400 मिल जाएगा। तो इस तरह से 3600 हो गया। तो आप मुँह जवानी भी इसको लगा सकते हैं। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे मुँह जवानी ही लगा पाएंगे और आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि सवाल में कह रहा है ए बी सी की आय का योग 43-20 है, तीनों अपनी आय का क्रमशः 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं तथा उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो, तो सी की आय क्या होगी। ऐसे सवालों को आपको लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको खर्च दे रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा, खर्च प्रतिशत में दे रखा है, तो क्या करेंगे हम प्रतिशत में उनकी बचत भी निकाल लेंगे और अनुपात में बचत दे रखी है, दोनों बचत को हम कंपेयर करा देंगे। जब उनको बराबर कर देंगे तो उससे हमें क्या मालूम चलेगा, उनकी रियल वैल्यू पता चल जाएगी। और यहाँ पर रियल वैल्यू ही पूछी गई है, वो आसानी से फिर आप निकाल लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको खर्च दे रखा है, तो यहाँ पर ये कितना खर्चा कर रहा है 80% और ये 85% और ये आपका 75% करता है। तो यहाँ पर आप इसकी बचत देखेंगे तो कितनी बचत आएगी, तो इसका आएगा 20%, इसकी आएगी 15% और इसकी आएगी 25%। दूसरी चीज़ आपको बचत यहाँ पर दे रखी है जो अनुपात में, वो दे रखी कितनी 8 दे रखी है, 9 दे रखी है और यहाँ पर 20 दे रखी है। अब आपको क्या करना है, इसको x से मल्टीपल कर लेना है, ठीक, चूंकि कॉमन फैक्टर जो निकला है वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ जो प्रतिशत में दे रखा है, ये हम मान लेते हैं इसकी कोई P1 वैल्यू थी और इसकी P2 है और इसके पास P3 है। ये इस तरह से इनके पास टोटल जो अमाउंट है वो P1 है, तो P1 का कितना 20% बचाया, इसके पास P2 अमाउंट है, इसने 15% बचाया और ये इसके पास P3 है, इसने 25% बचाया। यहाँ पर भी आप इस तरह से लिख लेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसका मतलब उसके पास P1 अमाउंट था 80% उसका खर्चा कर लिया, P2 अमाउंट था 85% खर्चा कर लिया और इसके पास P3 अमाउंट था 75% खर्चा कर लिया। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले वाले को जब कैलकुलेट करेंगे तो 20% है किसका, P1 का, किसके बराबर है 8x के। अब इसको आप जब हल करिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर P1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20% है तो इसको 100 कर लेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो 5 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो P1 बराबर हो जाएगा आपका 40x। ठीक, इसी तरह जब आप P2 को हल करेंगे तो P2 में है 15%, तो 15% को नीचे कर देंगे 100 और वो किसके बराबर 9x के, तो यहाँ हो जाएगा 9x। तो इसको जब 3 से काटेंगे तो 3×5 15, इसको 3 से काटेंगे 3×3 9, फिर इसको 5 से इसको काटेंगे 100 को तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको P2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 60x निकल के आ गई। तो अगली वैल्यू अब हमें P3 निकालना, तो P3 में कितना दिया 25%, किसका P3 का, तो P3 का 25% है तो उसको क्या करेंगे नीचे 100 कर लेंगे और बराबर किसके हो जाएगा 20x के हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा।
तो इस तरह से P3 कितना निकल के आया आपका 80x निकल के आया। आपने क्या किया कि उनका टोटल अमाउंट निकाल लिया है, P1 P2 P3, आपको x फॉर्म में आपको सारी वैल्यू पता चल गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ P1 प्लस P2 प्लस P3 जोड़ देंगे और तीनों की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 43 20 दे रखी है, एक तो ये पता है और तीनों की वैल्यू आपने यहाँ से भी निकाल ली है। तो ये कितनी है, 60 40 100 और प्लस 80, तो 180 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 180x बराबर क्या हो जाएगा, 43 20। अब इस 0 से 0 काट दिया, 18 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 7 43, तो 18 चौक 72। x की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली। अब x की वैल्यू निकल आई, यहाँ से अब आप इनकी रियल वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। तो इनकी रियल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप जैसे कि इनकी रियल वैल्यू रख सकते हैं। तो P1 कितना निकल के आया, P1 में है 40। अब इसको क्या करना है, आपसे 24 से गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा 0 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, तो 960 आ गया। इसी तरह तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, मगर आपको डायरेक्ट पूछा है C की वैल्यू, तो C की वैल्यू आपने क्या माना है, P3। तो आप यहाँ पर P3 निकालें पहले। तो P3 में कितना है, 80 इंटू करेंगे 24, तो कितना हो जाएगा 0 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 3 19, तो कितना आ गया 19 20 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर A हो जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे तो आप सवाल को समझ पाएंगे और लगा पाएंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये ज़्यादातर बच्चे इस सवाल को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले से ही लगाते होंगे, बट यहाँ पर आपको फार्मूला आपको बिल्कुल छोड़ देना है, बिना फार्मूले के कैसे लगाएंगे। तो जैसे कि आपको ये पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये बेसिक फार्मूला आपको पता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, मान लेना है कि लंबाई 100 है, उसकी चौड़ाई भी 100 है, तो इस समय उसका टोटल जो क्षेत्रफल आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक। अब जो कंडीशन दे रखी होगी उसके हिसाब से मानना है। अब कंडीशन क्या दे रखा है, उसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया तो 100 में 120 कर दिया, चौड़ाई को 10% घटा दिया तो इसको 90 कर दिया, तो कितना हो जाएगा 12 9 108 और 00। क्या करना है, इन जीरो को हटा देना है। अब आप यहाँ कंपेयर करिए इनको, पहले 100 था, अब कितना हो गया 108 हो गया, मतलब 100 में 8 बढ़ा तो 8% बढ़ गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आप डायरेक्ट चूंकि 100 पर चल रहे हैं और परसेंटेज 100 पर डायरेक्ट ही निकल आता है, तो 100 का 108 हो गया, मतलब आपको 8% बढ़ गया। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ कह रहा किसी त्रिभुज के आधार को 20% कम कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई को 10% कम कर दिया जाए, यहाँ दोनों चीज़ों को कम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का फार्मूला पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक फार्मूले तो आपको हमेशा याद ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे इसको ए और डी कर लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है, मतलब आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप लिखेंगे तो अभी आपने क्या मान लेना है, इसको भी 100 मान लेना है पूरा और इसको भी 100 मान लेना है। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, यहाँ 1/2 का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि 1/2 उसमें भी मिलेगा और आपको कंपेयर करना है। तो अभी आपका इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, इस तरह से 10,000 निकल के आएगा। अगली कंडीशन में आपको दे रखा है ये 80 हो जाता है, 20% कम हो जाता है और यहाँ पर 90 हो जाता है। इनको दोनों को गुणा करिए तो कितना आएगा 9 72 और 00, इन 00 को हटा देना है। अब आपको कंपेयर करना है, 100 था 72 बचा, कितना कम हो गया 28 कम हो गया, तो कितना कम हो गया 28%। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी कमी आई 28% की, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आप इस मेथड से पूरे सवालों को लगाने की कोशिश करेंगे तो प्रतिशत के पूरे किसी भी तरह के सवाल हों 99% सवाल आपके इस तरीके से लग जाएंगे, आपको फार्मूले नहीं रटने पड़ेंगे, चाहे जितना भी बड़ा सवाल हो। जब आप उसे टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो आप समझ करके उसको आसानी से लगा पाएंगे। तो इस तरह से इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।